हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। कल हम लोग वीडियो नंबर 1 किए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कवर किए थे। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 तक कवर करेंगे। कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर किए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो आप लोगों को चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक है, आप लोगों से रीड कर लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो चलिए लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग कल वाली वीडियो एक बार देख लेना और जितने भी क्वेश्चन हैं उसे नोट डाउन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। कल का जो वीडियो था चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड था। आज का जो वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपके चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। इसमें से यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो यूनिट के अंदर में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट क्या होता है, यूनिट से पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ है, वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ ये जो मार्कर है, ये मार्कर का लेंथ कितना है, तो आप बोलोगे सर इस मार्कर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, जो भी आप एक लेंथ बोलोगे। तो अगर आप लिखते इस मार्कर का लेंथ कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कितना लेंथ है मार्कर का, 15 सेंटीमीटर। तो इस नंबर को हम लोग, इस लेंथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसको हम लोग नाप सकते हैं, नाप के एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसा चीज़ जिसे हम लोग एक नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर पे लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कुछ चीज़ है जिसको हम लोग नेचर में, जिसे हम लोग नंबर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप आज कैसे हो, खुश हो या फिर उदास हो, आप बोलोगे सर आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अगर आपसे फिर पूछता हूँ कि आप कितना ज़्यादा खुश हो, तो आप ये नंबर पे आप बोलोगे सर मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिर से पूछूंगा बहुत माने कितना, 1 2 3 4 5 6, आप नंबर पे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। बच्चों, खुश होना, उदास होना, रोना, गम में होना, हंसना, ये सब को हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन जिस भी चीज़ को हम लोग नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना है, कितना ज़्यादा, कम है, थोड़ा है, कितना कम, नंबर पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को समझने को हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के साथ साथ यूनिट में भी लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, लेंथ बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, ऐसा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट्स होता है। इवन एक फिजिकल क्वांटिटी का एक से ज़्यादा यूनिट भी होता है। जैसा मान लो अगर मैं बोलूँ लेंथ का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे सर लेंथ को तो हम लोग सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सर लेंथ को मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट्स हो सकता है एक ही फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगर एक अच्छा यूनिट आपको चूज़ करना है तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। आइए समझते हैं। नंबर 1, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बच्चों, यूनिट जो होना चाहिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग जब भी ज़मीन खरीदते हैं, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे बीघा। हम लोग ज़मीन बीघा में खरीदते हैं या फिर कट्ठा में खरीदते हैं। तो अगर कोई फॉरेनर हम लोग का इंडिया आता है और हम उसे ज़मीन बेचने का ट्राई करें और हम बोलेंगे भाई 1 बीघा या 1 कट्ठा का दाम इतना रुपया है, तो क्या ये फॉरेनर वो बात समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसे तो बीघा पता ही नहीं है बीघा क्या है। तो ऐसा यूनिट हम लोगों को चूज़ नहीं करना है जो सिर्फ किसी एक छोटी सी जगह में ही फेमस हो। हमें वैसा यूनिट लेना है जो पूरे दुनिया भर के लोग जानते हैं। ठीक है, तो बीघा या कट्ठा एक अच्छा यूनिट नहीं कहलाएगा। आप मीटर स्क्वायर में उसे बोल सकते हो, क्योंकि मीटर स्क्वायर हर जगह पर फेमस है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बिल्कुल भाई, ये प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। अगला है, इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल मतलब क्या, मतलब जो चेंज ना हो। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आपको इस वाइट बोर्ड को मेज़र करना है, वाइट बोर्ड कितना लंबा है, इसका लेंथ निकाल, लंबाई निकालनी है, तो आप यहाँ से इस तरह से मान लो मेज़र करना चालू किए, भाई ये 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, 5 6 7 बित्ता हुआ, और मैंने लिख दिया इसका लंबाई कितना, इसका लंबाई है 7 बित्ता, ऐसा मैंने मान लो लिख लिया। अब कोई एक छोटा सा बच्चा आएगा
और वो मेज़र करेगा तो क्योंकि मेरा हाथ, मैं बड़ा हूँ तो मेरा हाथ लंबा है, जो छोटा बच्चा होगा उसका हाथ तो छोटा होगा। अगर वो मान लो मेज़र करना स्टार्ट करे तो वो इसको लिख देगा 20 बित्ता। तो यूनिट तो मैंने भी बित्ता में लिखा, उसने भी वही लिखा है, लेकिन इसका जो मेज़रमेंट है ना वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होगा, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा। ठीक है, वैसे फुट स्पैन, हैंड स्पैन, ये सब जो यूनिट्स है ना, कोई यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना स्टार्ट करे, बोलेगा भाई यहाँ से इस रूम से बगल वाले रूम कितने दूरी पर है, आप बोलेगा सर 20 कदम दूरी पर है। जो 20 कदम है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई अगर बहुत लंबा है तो वो 20 कदम को 15 कदम बोलेगा, कोई अगर इसका हाइट बहुत कम है वो इस 20 कदम को 40 कदम बोलेगा, 45 कदम बोलेगा। तो यूनिट ऐसा होना चाहिए जो कभी चेंज ना हो, है ना, इनवेरिएबल होना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल, ये भी बात होना चाहिए भाई, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और सूटेबल साइज का होना चाहिए। जैसे मान लो एक यूनिट है, आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर, लंबाई का एक यूनिट है माइक्रोमीटर, इसका जो वैल्यू है वो 10 का पावर -6 होता है, मीटर के बराबर होता है। यानी जो एक बैक्टीरिया होता है, आप लोग बैक्टीरिया समझते हैं, बहुत छोटा सा एक क्रिएचर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो लंबाई होती है उससे हम लोग माइक्रोमीटर में मेज़र करते हैं। तो अगर कोई आदमी इस बोर्ड की लंबाई को माइक्रोमीटर में लिखना चाहे तो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा सोचो। इसलिए जो माइक्रोमीटर है इस बोर्ड को मेज़र करने का सही यूनिट नहीं है। तो आपको कैसा यूनिट चूज़ करना है, आपको वैसा यूनिट चूज़ करना है जो सूटेबल साइज का हो, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। तो ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए यूनिट के मतलब नज़रिए से। अगला है ऑल ऑफ दिस, भाई ये भी ए नंबर भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऑल ऑफ दिस, ये सारा बात सही है, यूनिट में ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम, इसमें से टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है। सबसे पहला सेकेंड, ऑब्वियसली हम लोग वक्त को, समय को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। अगला है पार्सेक, पार्सेक बच्चों लंबाई का यूनिट है, मैं इस पे आता हूँ थोड़ा देर के बाद में। अगला है आपका ईयर, ईयर भी आप लोग जानते हैं समय का यूनिट होता है, एक ईयर मतलब 365 डेज होता है, 365 दिन को हम लोग एक साल बोलते हैं। तो ये भी क्या है, टाइम का ही यूनिट है, वक्त का, समय का ही यूनिट है। अगला है लाइट ईयर, यहाँ पे देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, लाइट ईयर, ईयर तो समय का यूनिट है लेकिन लाइट ईयर समय का यूनिट नहीं है। लाइट ईयर मतलब क्या होता है, लाइट ईयर मतलब होता है कि लाइट अगर 1 साल तक ट्रेवल करती है तो लाइट कितना दूर पहुंच जाएगा, उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। बच्चा आप लोग जानते हो लाइट का भी एक स्पीड होता है और वो स्पीड कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसे किलोमीटर में लिखने का ट्राई करूं तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों लाइट 1 सेकेंड में कितना दूर जाती है, 3 लाख किलोमीटर। यानी अगर आप एक टॉर्च को ऑन करते हो तो ये 1 सेकेंड के बाद अगले सेकेंड में ये कितना दूर जा चुकी होगी आपके टॉर्च की लाइट, 3 लाख किलोमीटर, सिर्फ 1 सेकेंड में। तो ये लाइट 1 सेकेंड में जाती है 3 लाख किलोमीटर। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो 365 दिन में, 365 डे में, 365 डेज में लाइट कितना दूर जाएगी। ठीक है, तो उस दूरी को हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। बच्चों आपको याद रखना है जो लाइट ईयर का वैल्यू होता है वो 9.4 × 10⁻15 मीटर के आसपास होता है, 9.4 × 10⁻15 मीटर। लाइट 1 साल में इतना दूर जा सकती है, मतलब जाती है, सॉरी जा सकती है नहीं, जाती है 1 साल में 9.4 × 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर के बराबर, लाइट ईयर का वैल्यू कितना होगा, 9.4 × 10⁻15 मीटर। तो ये असल में किस चीज़ का यूनिट है, ये असल में एक दूरी का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है। बच्चों वैसे ही पार्सेक भी होता है, पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है, पार्सेक भी लेंथ का ही यूनिट होता है। और एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होता है, एक पार्सेक में होता है आपका 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर को हम लोग बोलते हैं एक पार्सेक। अगला तो इस क्वेश्चन में सेकेंड और ईयर जो है ये टाइम का यूनिट है, लेकिन जो पार्सेक और लाइट ईयर है ये आपका नहीं है यूनिट टाइम का। तो इसमें पूछा कि कौन सा यूनिट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन का दो आंसर होगा, बी और डी। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिजिकल क्वांटिटीज आर, इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? बच्चों मैंने समझा अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वैसा चीज जिसे हम लोग नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, वो आपका होगा फिजिकल क्वांटिटी। डिग्री, रेडियंस एंड स्टडियंस, ठीक है बच्चों, ये सब तो यूनिट्स है। जैसे आप एक एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, डिग्री से या फिर रेडियन से, तो ये तो एंगल का यूनिट हो गया। ये वाला सॉलिड एंगल का, दो सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग स्टडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब यूनिट्स है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मास आपका फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला। तो ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटीज है और सबका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। किलो, पाउंड एंड गैलन, ये सब क्या है, ये सब भी यूनिट्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटीज, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने टिक कर लिया 13 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। बच्चों एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट आपको टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। आपको इसका एसआई यूनिट याद कर लेना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आप लोगों को मैं याद भी करवा दूंगा। सबसे पहला आपका लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मास का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और टाइम का क्या होता है, टाइम का आपका होता है सेकेंड। तो लेंथ का बनेगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आप आंसर ढूंढ सकते हो, मीटर, ग्राम, सेकेंड तो गलत है, ग्राम नहीं किलोग्राम होना चाहिए। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, हाँ 14 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का बनेगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 15। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। बच्चों एसआई यूनिट आपका टेम्परेचर का पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट का पूछा गया है और क्वांटिटी ऑफ मैटर का पूछा गया है। तो टेम्परेचर का आप लोग जानते हो क्या होता है, केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल। तो इसका बना केल्विन, करंट का बना एम्पियर और इसका बन जाएगा आपका मोल। तो केल्विन, एम्पियर, मोल, केल्विन, एम्पियर, मोल। तो टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी मैंने समझाया था, उसमें से 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे आपको मिलेगा। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का मीटर बनेगा, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। आ गया टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर, केल्विन, एम्पियर, मोल। और जो 7 नंबर में है बच्चों वो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल, इसका यूनिट होगा मोल। और आपको एक बात और याद रखना कि एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 1 मोल का बच्चों वैल्यू होता है 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। इस नंबर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इस नंबर को और हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, 11 से लेके 15 तक, बट आज का 1 से लेके 5 हो रहा है। आप लोग इसे नोट करो और हम लोग उसके बाद आगे फिर 16 से 20 तक करेंगे। बच्चों अगला टॉपिक है डायमेंशनल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक 5 क्वेश्चंस है और इसमें आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। मैंने ये सब क्वेश्चंस में जानबूझ करके ऑप्शंस नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सब क्वेश्चंस को बिना ऑप्शन का सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों डायमेंशनल फार्मूला में क्या लिखते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बेसिक क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस लिखते हैं। जैसे मान लो
मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से। तो अगर आपको मास को बताना है तो m लिखोगे। एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि सर हिंदी में भी लिखिए। देखो जो साइंटिफिक वर्ड्स जो टेक्निकल टर्म्स है उसका हिंदी तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, इंग्लिश से ज़्यादा आसान होता है। कोई भी क्वेश्चन, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं से इंग्लिश में ही ज़्यादा रखने का, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे तो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। तो मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान, इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मास का m से डिनोट करते हैं। लेंथ यानी कि दूरी, तो लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को हम लोग l से डिनोट करते हैं। टाइम, टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एरिया निकालना है ना, आपको एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल का बात करें, एक आयत का बात करें, तो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब आप इस लंबाई को नापोगे तो असल में आप क्या मेज़र कर रहे हो, उसका लंबाई मेज़र कर रहे हो। लेकिन जब आप इस ब्रेथ को या फिर जब ये चौड़ाई को मेज़र करोगे तो आप क्या मेज़र कर रहे हो, तो भी तो आप देखो ध्यान से, आप तो एक लंबाई ही मेज़र कर रहे हो, एक लेंथ ही मेज़र कर रहे हो, एक दूरी को ही मेज़र कर रहे हो। तो इसलिए इसका डायमेंशन भी L होगा और इसका डायमेंशन भी L होगा। ठीक है। वैसे अगर आप मान लो ऊंचाई नाप रहे हो तो असल में आप क्या यूज़ कर रहे हो, असल में आप तो दो अलग अलग पॉइंट का, दो अलग अलग जगह के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसी मेज़र कर रहे हो ना। और दूरी के लिए हम लोग लिखते हैं लेंथ। तो अगर आपसे अगर आपको मेज़र करना हो लेंथ माने लंबाई, अगर आपको मेज़र करना हो ब्रेथ माने चौड़ाई, अगर आपको मेज़र करना हो हाइट यानी ऊंचाई, तो ये सब में आप क्या लिखोगे, एल ही लिखोगे, और टाइम के लिए टी। तो अब हम लोग क्षेत्रफल का निकालते हैं। क्षेत्रफल का क्या होगा, देखो लंबाई के बदले में हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और इस चौड़ाई के बदले में भी क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ये एल स्क्वायर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों जो क्षेत्रफल होता है, जब आप उसको निकालोगे तो आपको लंबाई या लेंथ या दूरी को 2 बार लेना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए पावर में 2 आ गया। लंबाई अगर आप लोगे तो उसका L होगा, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो L का पावर 2 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल जब आप निकाल रहे हो, असल में आपने क्या किया, लंबाई निकाला है और उसे 2 बार लिया, 2 अलग अलग लंबाई लिखा है, इसलिए आप L का पावर यहाँ पे 2 लिख रहे हो। तो चलिए हम लोग सब फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया मैंने कैलकुलेट करके बताया क्या होता है, L का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, L इंटू L। ये L कहाँ से है, लंबाई का L है, ये L कहाँ से है, चौड़ाई का L है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या बन जाएगा, L का पावर 2। बच्चों वैसे अगर हम निकाले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लंबाई का क्या लेंगे हम लोग, डायमेंशन L होता है, चौड़ाई उसका भी डायमेंशन L होता है, और ऊंचाई का डायमेंशन भी L होता है। तो कितना बन जाएगा बताओ, L इंटू L इंटू L, L का पावर 3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या बनेगा, L इंटू L और इंटू L, यानी कि L का पावर 3। अगला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, डेंसिटी मतलब होता है, आप लोग इस वीडियो को पॉज कर लो और ये नोट कर लो, मैं इसे इरेज करूंगा। नोट कर लिया, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का पहला तरीका क्या, मतलब पहला स्टेप क्या है कि आप उसका फॉर्मूला लिख लो, है ना, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला को ब्रेक करके जो फॉर्मूला में जो जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ है, ठीक है ना, उसका आप डायमेंशन लिख लो तो आंसर बन जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ हिंदी में से क्या कहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं, घनत्व। मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या बनेगा, मास बाई वॉल्यूम।
अब मास का क्या होता है बच्चों, मास का तो m होता है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमने निकाला कितना है L क्यूब, तो वॉल्यूम में हम लोग पुट करेंगे L क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बना आपका m, और जब L का पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाता है -3, L का पावर -3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या बनेगा, m1L -3। मैं फिर से समझाता हूँ कैसे लिखें। डेंसिटी इक्वल टू पहले मास बाई वॉल्यूम, मास का m बनेगा, वॉल्यूम का क्या बनेगा L क्यूब, हमने कैलकुलेट किया है। तो मास बाई वॉल्यूम m बाई L क्यूब, तो L क्यूब जब ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 बनेगा, तो m1L का पावर -3। स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस चीज़ का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि मार्कर का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मार्कर का डेंसिटी निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा, इससे डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगा। तो चलिए सबका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मैंने आप क्या निकाल रहे हो, डेंसिटी ही तो निकाल रहे हो, और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है m1L -3। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, m1L का पावर -3, और नीचे क्या है देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब चाहे पानी का डेंसिटी निकालो, चाहे मार्कर का निकालो, पेन का निकालो, बोर्ड का निकालो, कि आपका निकालो, खुद का, दोस्त का, किसी का भी निकालो, यूनिट तो सेम ही होगा ना। और यूनिट अगर सेम होगा तो फिर क्या होगा, आपका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। तो पानी का जब आप डेंसिटी निकालोगे तो भी क्या होगा, डायमेंशन सेम ही होगा, m का पावर 1, L का पावर -3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर में जो है, नीचे भी सेम नंबर है, तो कटने के बाद क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्या मिलेगा, m का पावर 0, L का पावर 0 और T का पावर 0। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, डायमेंशन लेस लिख सकते हो, डायमेंशन लेस। तो बच्चों कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा भी होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता तो है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एक एग्जाम्पल बताओ जिसका फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसा और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी हम आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर स्पीड या वेलोसिटी। बच्चों स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस का क्या, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी, दूरी यानी लेंथ, लेंथ यानी L, नीचे टाइम, टाइम यानी कि T। तो ये क्या बनेगा देखो L, और T जब ऊपर जाएगा तो T का पावर -1। तो डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला LT का पावर -1। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसे बार बार रिवाइज कीजिए। कल हम लोग फिर से और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़, जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको डिस्कस करेंगे।